अक्षरं परमं ब्रह्म तमव्यक्ताकृतिं विभुम् अध्यात्मयोगगम्यं त्वां परिपूर्णं स्तुमो वयम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज शुक्रवार के कार्यक्रम में आपसे मैं बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय लेकर के उपस्थित हूँ जो बड़ा जीवंत है। कुछ चीज़ें मैं उदाहरण से भी आज के कार्यक्रम में सम्मिलित करने की कोशिश करूँगा। आज के कार्यक्रम में हम चंद्रमा, राहु और शनि इन तीनों को एक साथ साधने की कोशिश करेंगे। इसमें मैं लग्न पर विशेषतया इन ग्रहों के प्रभाव या लग्न में बैठे होने का प्रभाव या जब कभी भी इन तीनों ग्रहों का संबंध बन जाता है कुंडली में तो किस तरीके का असर करते हैं, किसी भी व्यक्ति की कुंडली को कैसे प्रभावित करते हैं। क्योंकि बड़ा कई बार प्रश्न आता है। आज ही मैं किसी की कुंडली देख रहा था तो उधर से पिता ने पूछा मुझसे कि पंडित जी मेरे बच्चे का विवाह ठीक नहीं हो रहा है। तो बार बार चीज़ें आगे बढ़ती हैं, ऐसा लगता है कि अब यहाँ पे हो जाएगा, फिर सामने से ही उत्तर आ जाता है कि नहीं हमें नहीं करना, या फिर मिलने तक की भी बात नहीं पहुँचती है और चीज़ें जस की तस पड़ी रह जाती हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारी कुंडली में विवाह को बांध दिया गया है तंत्र मंत्र से, क्योंकि मांगलिक कृत्य बहुत दिन से हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा ऐसा संभव है, हो सकता है। तो मुझे वहाँ से एक विषय मिल गया कि हाँ, हम इस विषय पे ज़रूर ही लोगों को जागरूक कर सकते हैं, या ज़रूर ही ये विषय लोगों को बताया जा सकता है कि कौन सी ऐसी परिस्थिति होती है जब आपकी कुंडली ऐसे बाधाओं से प्रभावित होती है और आपका जीवन प्रभावित होता है। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। एक बात यहीं बता देता हूँ, बाह्य प्रभाव जो पश्चिमी सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यता, वहाँ से जो भी चीज़ें प्रभावित करती हैं हमें, वो इस वजह से करती हैं क्योंकि आप उनके प्रभाव में आकर आप अपनी मूल प्रकृति को छोड़ें, त्यागें। जैसे हमारे यहाँ प्राचीन काल में अगर देखें, जब तक हम बाह्य प्रभाव में नहीं थे तब तक हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी बुराइयां जो अभी बहुत ज़्यादा चरम पे हैं वो नहीं थी, ये बाहर से आई हैं। अब बाहर का प्रभाव तो हमें प्रभावित कर ही रहा है। हम अब इतने ज़्यादा उसमें जुड़ गए हैं कि उससे अपने आप को स्वतंत्र महसूस ही नहीं कर पाते हैं, है ना। इस वजह से किसी भी अवस्था में अपने अंदर के गंवारपन को भी जिंदा रखना होता है। अपने अंदर की जो मूल प्रकृति है उसे जिंदा रखना पड़ता है और रखना जरूरी है, क्योंकि जो चीज़ हमें हमारे पूर्वजों के द्वारा हमारे हाथों में दी गई है, हम अपने आने वाली संतति को क्या देने वाले हैं। एक अच्छा संस्कार, धर्म, शास्त्र, गायों के प्रति श्रद्धा, वृक्षों के प्रति भाव, सभी जीवों पर दया। मैं उस धर्म की बात नहीं करता जिसकी नींव ही हिंसा पे पड़ी है और आए दिन धर्मांतरण का एकदम। मैं अभी आज ही किसी की कुंडली देख रहा था, ऑस्ट्रेलिया की कुंडली थी, तो मैंने कहा कि हमारे यहाँ हम लोग बड़ा धर्मांतरण जूझते हैं, कभी TCS में सुनते हैं तो कभी कहाँ सुनते हैं, बहुत होता है। क्या वहाँ पे भी ऐसा होता है? बोलते कि हाँ यहाँ भी होता है। पंडित जी ये लोग जहाँ हैं वहाँ धर्मांतरण कराते हैं। उन्होंने ऐसा कहा, पंडित जी ये लोग जहाँ हैं वहाँ पे धूम मचा के रखे हैं, मतलब मत कहिए नरक मचा के रखे हैं। तो ऐसी बातें सुनने को मिल जाती है। पर मैं ये बात आप लोगों से कह रहा हूँ, जितने भी मेरे दर्शक हैं, कि आप धर्म का पालन अपने आप से शुरू करिए। स्वयं को धर्म से बांध कर रखिए, मुक्त मत होइए। बहन बेटियों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। बड़ा समय खराब चल रहा है, बहुत खराब है, मन बड़ा डरता है। एक बार वो था ना, वो किसी ने कहा था कि बड़ा डर लगता है, कोई बॉलीवुड के स्टार थे, मन बड़ा डरता है। अब वो मैं कहता हूँ, मैं तो उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, बड़ा सामान्य आदमी हूँ, बड़ा डर लगता है, सच्ची में बड़ा डर लगता है। अब आप अपनी बात कहें तो किससे कहें, या ये कहें कि माहौल ऐसा है, या फिर बड़ी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे तो वो बताने बैठा नहीं हूँ, तो 5 मिनट तो इसी में चला गया। पर मूल विषय पे लेके आता हूँ कि जन्म कुंडली के लग्न से ही मैंने बात कही। लग्न में राहु, लग्न में शनि या लग्न में चंद्रमा, मतलब लग्न पे इनका असर हो। या तो चंद्रमा यहाँ बैठ जाए, या तो शनि यहाँ बैठ जाए, या तो राहु यहाँ बैठ जाए, मतलब लग्न पे ये देख रहे हैं। राहु की 5वीं दृष्टि होगी, चंद्रमा की 7वीं दृष्टि होगी, शनि की 10वीं दृष्टि होगी। या तो ये लग्न को देखते हों या तो लग्न में बैठे हों, अर्थात शनि, अर्थात चंद्रमा और राहु।
मैंने क्या बात कही? अगर तीनों ही ये लग्न पर बैठे हों, लग्न पर इनकी दृष्टि हो या लग्न में बैठे हों। और दूसरा कि अगर इस तरीके की बात जन्म कुंडली के किसी भी लग्न की कुंडली के लिए बनी हो, भाव की बात पहले आपने देख ली, और अगर किसी भी तरीके से अगर राशि की बात हो जाए तो 1 नंबर की कुंडली बनी, उसी में शनि बैठ गए, 8 नंबर की कुंडली बनी, उसी में चंद्रमा बैठ जाएं, और साथ ही में राहु भी बैठ जाते हूं, मतलब मेष और वृश्चिक, मतलब शनि नीच के और चंद्रमा नीच के, और किसी भी तरीके से लग्न पर किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि ना हो, मतलब गुरु लग्न को ना देखते हो। गुरु की कौन कौन सी दृष्टि होती है? गुरु की दृष्टि होती है 5वीं, 7वीं और 9वीं, मतलब गुरु जहां बैठे हैं वहां से 5वां, 7वां और 9वां भाव लग्न ना पड़ता हो। मतलब गुरु आपकी कुंडली में यहां बैठे हों, गुरु यहां बैठे हों, या तो गुरु यहां बैठे हों, लग्न को गुरु ना देखते हो। अगर ऐसी कोई भी स्थिति जन्म कुंडली में बन रही है तो ये याद रख लीजिए कि आपकी कुंडली में आपकी कुंडली बाधाओं से ग्रसित होगी, या नजर दोष लगेगा, या तीसरा आपका काम प्रगति को प्राप्त करने से पहले ही अधोगति को प्राप्त कर जाएगा। क्या क्या परेशान हो सकता है अगर ऐसी कोई बात बन रही हो कि लग्न पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, और लग्न चंद्रमा, शनि, राहु आदि ग्रहों से प्रभावित हो, या एक सिद्धांत और कि चंद्रमा के ऊपर राहु की दृष्टि हो, मतलब अगर चंद्रमा यहां बैठे हैं तो राहु यहां ना बैठ करके अब राहु यहां बैठे हैं, तो चंद्रमा के ऊपर राहु की दृष्टि है। लग्न और चंद्रमा अगर दोनों ही राहु या शनि से पीड़ित हो, परेशान हो, तो व्यक्ति के दिक्कत में क्या क्या होगी? विवाह में दिक्कत होगा, पहला। दूसरा, किसी भी तरीके से व्यक्ति की प्रगति बाधित होती है, प्रमोशन, नौकरी मिलने में दिक्कत, या फिर व्यापार में बाधा देखने को मिलती है। दूसरा, प्रमोशन, मैंने कहा प्रमोशन भी नहीं होगा, प्रमोशन में भी ऐसा लगेगा जैसे किसी ने बात आगे बढ़ाई और फिर रोक दिया, ऐसी बात होगी। उसके बाद क्या होगा? बहुत ऊंची और अच्छी शिक्षा, मतलब क्या कहा मैंने कि शिक्षा भी प्रभावित होगी, उच्च शिक्षा भी प्रभावित होगी। आपका रिसर्च, जो आप काम कर रहे हैं जिस भी क्षेत्र में, वो भी प्रभावित होगा। उसके बाद कुटुंबजनों से मतभेद, ये भी एक अलग मैटर खड़ा हो जाता है। कुटुंब हैं और वो सारे आपके विपक्ष में हैं। कब होगा? जब लग्न पर शनि, राहु, केतु या दूषित हो चंद्रमा, तो ऐसी कोई भी बात बनेगी तो कुंडली को परेशान करती है। क्लियर है? अब ये तो आपने सिद्धांत समझ लिया। अब मान लीजिए, ये तो बात मैंने लग्न पे घटित करके दिखाया। किसी भी स्थिति में अगर चंद्रमा पर राहु की दृष्टि हो तो वो ना समाज में कई बार उसके इष्ट मित्र, रिश्तेदार, जब भी वो कोई काम आगे बढ़ाकर चलने वाला होता है कि चलो ये काम शुरू करता हूँ, ये व्यापार शुरू करता हूँ, ये विवाह आगे बढ़ाता हूँ, बिटिया का विवाह करवा दूँ, ऐसा वैसा जो कुछ भी करने चलेगा, उसके काम रुकते हैं। या यही नहीं, उसके इष्ट मित्र, रिश्तेदार ही कई बार उसको नज़र लगा देते हैं, नज़र से मार देते हैं कि उसका काम बाधाओं से युक्त हो जाता है। कब होता है? जब चंद्रमा पर राहु का प्रभाव होता है, या चंद्रमा राहु के साथ ही बैठ जाएं, तब ऐसा होता है। समझ में आ रही होगी बात। अब और भी ज्यादा इसको और थोड़ा गहराई से समझते हैं तो ये सारी बातें लग्न के बाद नवम भाव से बन जाए, मतलब शनि, राहु और चंद्रमा अगर नवम भाव से, क्योंकि ये मांगलिक कृत्य, धार्मिक कृत्य, ऊंचे विकास, भाग्य उदय का कारक या भाव होता है, तो अगर नवम भाव से भी ऐसी कोई बात बनती है आपकी कुंडली में कि शनि, राहु, केतु, चंद्रमा सबका प्रभाव नवम भाव से है, और सेम वही सूत्र की नवम भाव से किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि न हो, साथ ही साथ योग नवम भाव के कारक जन्म कुंडली में अस्त हों, कमजोर हों, पीड़ित होते हों, तो भी व्यक्ति के मांगलिक कृत्य के प्रभाव कमजोर होते हैं, विवाह में दिक्कत होती है, उसका काम आगे नहीं बढ़ता है और प्रगति का मार्ग अवरुद्ध होता है। तो करना क्या चाहिए? कुछ लोग कहेंगे पंडित जी आप समस्या तो बता देते हैं, प्रभाव भी बता देते हैं, पर समाधान नहीं बताते। इस अवस्था में अब जैसे मैं आज ही किसी की कुंडली देख रहा था, उस व्यक्ति की कुंडली का द्वितीय भाव मंगल,
मीन लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव मेष राशि के स्वामी थे मंगल, जन्म कुंडली में अस्त थे। और मंगल के अस्त होने के कारण व्यक्ति की निद्रा, कुटुंबजनों से संपत्ति का मतभेद, क्योंकि द्वितीय भाव कुटुंब का होता है, भाई बहन, क्योंकि मंगल भाई का कारक या सूचक होता है, वहां से भी मतभेद दिखाई दे रहा था। और विवाह शादी में क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि जन्म कुंडली का लग्न और नवम पीड़ित हो। अगर ये दोनों भाव पीड़ित हैं तो व्यक्ति का कार्य अवरुद्ध होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उपाय की अगर बात करते हैं तो आपको सबसे पहले उस भाव में बनने वाली राशि को देखना होगा। लग्न में बन रही राशि और उसके स्वामी की आराधना करनी चाहिए। अगर लग्न में मेष राशि बनी है, वृश्चिक राशि बनी है, धनु राशि बनी है, तुला राशि बनी है, या नवम भाव में जो कोई भी राशि बनी है, उस भाव के स्वामी से संबंधित रत्न, उस भाव से संबंधित ग्रह की शांति या उस भाव से संबंधित ग्रह की भी मंत्रों के जप आदि से आप उस समस्या से अपने आप को बचा पाते हैं या बचा सकते हैं। इस अवस्था में कई बार व्यक्ति को अपने पूर्वजों की पूजा भी करनी चाहिए, त्रिपिंडी श्राद्ध आदि का कृत्य भी करना चाहिए। ऐसा करने से भी हमारे पक्ष में स्थिति आती है और हमारा मांगलिक कृत्य हो या जिस किसी भी तरीके से हमारा जीवन है वो आगे बढ़ने लगता है, जो अवरोध को प्राप्त कर रहा होता है। अगर ऐसी कोई भी बात है तो आपका विकास अवरुद्ध है, ये बात समझ लीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भगवान, मैंने जो ये बात कही है, अगर आपकी कुंडली में ऐसा कोई भी सिद्धांत लागू हो रहा है तो समझ जाइए कि आपको अपने पितरों की पूजा करने का समय आ गया है। और अगर उसी भाव के अधिपति की दशा आ जाए या शनि राहु मंगल केतु की दशा चल रही हो, तब ये समस्या और भी ज़्यादा बड़ी या गंभीर हो जाती है। विवाह बार बार होते होते कट जाना, रिश्ते ही नहीं आए, बात आगे बढ़े और बार बार विवाह कट जाए, कंफ्यूजन में जीवन चला रहे, समझ ही नहीं आए कि कहाँ से क्या बात गड़बड़ हो रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको उस भाव के स्वामी की पूजा करनी है, उस भाव के स्वामी की शांति करानी है, भावेश की। बैठने वाले ग्रह तो स्वतः ठीक हो जाएंगे अगर उस भाव का स्वामी ठीक होने लगेगा तो, ठीक है। हाँ, कब हम उस भाव में बैठे ग्रह की शांति कराएंगे? मान लीजिए शनि की दशा चल रही है और शनि ही उस भाव में बैठे हैं, विवाह में शनि की दशा चल रही है, शनि ही उस भाव में बैठे हैं, तो हमें शनि की शांति करानी होगी, हमें उससे संबंधित समाधान ढूंढना होगा। पीपल के वृक्ष की पूजा, है ना, लोहे का दान, गायों की सेवा, इन सभी चीजों का ध्यान रखना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो कुंडली को बहुत ही बल मिलेगा और आपका जीवन फिर से वापस वैसे ही प्रगति को प्राप्त करेगा। क्लियर है? कल शनिवार है, लाइव में जरूर जुड़िएगा सब लोग अपनी कुंडली के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।